हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो होने वाली अभी थोड़ी सी खास आप सबके लिए। रीज़न क्या है, इस वीडियो में बताएंगे आपको मेरा यूएस वीज़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कि मेरा जो मैं F1 वीज़ा के लिए इंटरव्यू देने गया था तो मेरा क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा और मेरी टोटल जर्नी क्या रही, कैसे मैंने स्टार्टिंग करी और मेरी I-20 ऑफर लेटर, आफ्टर सर्विस फीस, फिर आपका बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होता है। तो टोटल मेरा प्रोसेस क्या रहा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2022 के लास्ट में एंड मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया था सबसे स्टार्टिंग में एंड उसके बाद मैंने अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट ड्यू टू सम रीजंस मेरा ऑस्ट्रेलिया का हो नहीं पाया था। तो आफ्टर दैट मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं बाहर जाऊँ। बट आफ्टर 1 ईयर फैमिली दोबारा से बोला कि एक बार अप्लाई करना चाहिए, एक बार यूएस के लिए ट्राई करके देखो, इंटरव्यू शायद हो ही जाए। सो फिर मैंने सोचा कि चलो देख के लेते हैं, करके कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा। तो भाई सबसे पहले मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने मेरी फ़ाइल लगाई थी। बेसिकली सारा जो फाइल का काम था, जो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने होते हैं एंड I-20 के लिए अप्लाई करना होता है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है, कोर्सेज, वो मैंने सारा खुद ही रिसर्च करके खुद ही सर्च किया था। तो हमने किसी एजेंट की हेल्प नहीं ली थी, बट आप ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि एजेंट की हेल्प नहीं लेनी चाहिए क्योंकि एजेंट को नॉलेज होती है। बट मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मुझे इतनी नॉलेज आ गई थी कि मैं अपनी फ़ाइल खुद लगा सकूँ। सो उसके बाद हमने अपनी फ़ाइल लगाई और उसमें मैंने अपनी जो I-20 थी, मेरी यूनिवर्सिटी मैंने चूज़ की थी इलिनॉइस के अंदर, मेरी पब्लिक यूनिवर्सिटी थी। और यूनिवर्सिटी आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए, कोर्सेज आपको कौन से लेने चाहिए, इसके ऊपर मैं बेसिकली वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और उसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई है कि स्टेप बाय स्टेप आप क्या प्रोसेस होता है यूएस स्टडी वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई करते हो। तो बेसिकली मेरी अप्लाई कर दिया था हमने। तो उसके बाद इंटरव्यू की डेट नहीं मिल रही थी उस टाइम पे, बड़ा इशू था, मतलब डेट मिलती ही नहीं थी, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने लेट इंटरव्यू की डेट मिल रही थी। सो हमने तो कोई होप थी नहीं कि हमें इंटरव्यू की डेट मिलेगी। एक दिन वैसे मैं शाम को, मतलब रात हो रखी थी, खाना खुना खा के हम लेटे थे। बेसिकली इंडिया में आप लोगों को पता होगा कि इंटरव्यू की जो डेट होती है रात को ही ज़्यादा, थोड़ा सा पोर्टल खाली होता है तो रात को ही उठती है। तो मेरे ब्रदर उस चीज़ में था कि मैं डेट उठाऊँ, तो उन्होंने भाई मेरी डेट उठाई वहाँ से और उनका कॉल आया मेरे पास रात के 10:30 बजे कि भाई तेरी इंटरव्यू की डेट उठा दी है और आज से 5 दिन बाद तेरा इंटरव्यू है, जस्ट ओनली आफ्टर 5 डेज। तो मैं भी खुद सरप्राइज था और मैंने मेरी मदर को बताया, तो वो भी टोटली सरप्राइज थे। उनको तो इतनी खुशी हो गई थी जैसे कि इंटरव्यू क्लियर हो गया हो, क्योंकि डेट ही नहीं उस टाइम पे मिलके दे रही थी। तो हमने सोचा चलो ठीक है, अभी देते हैं। तो मैं पहले जॉब करता था तो मैंने वहाँ से छुट्टी ली 3-4 दिन की और फिर मैंने थोड़ा सा बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने पढ़ा कि कैसे कैसे इंटरव्यू में अपना क्रैक कर सकता हूँ। बेसिकली भाई सारा खेल आपका कॉन्फिडेंस का है। बाकी मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा इंटरव्यू, मेरी जो बायोमेट्रिक थी वो थी 14 जुलाई की एंड जो मेरा इंटरव्यू था वो था 15 जुलाई की मॉर्निंग का। तो मेरे एक साथ में आ गए थे। कई बार क्या होता है, पहले आपकी बायोमेट्रिक आती है, उससे 1 महीने बाद आपका इंटरव्यू आता है। ऐसा भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं बहुत केसेस में, बट मेरा ऐसा नहीं था। मेरा फर्स्ट डे बायोमेट्रिक था एंड सेकेंड डे मॉर्निंग में मेरा इंटरव्यू था। तो मेरा दिल्ली के अंदर था। तो बेसिकली ये चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, अगर नहीं पता मैं बता रहा हूँ कि 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है आपका बायोमेट्रिक, सेकंड होता है आपका फाइनल इंटरव्यू। तो मेरा जो बायोमेट्रिक था वो था शिवाजी मेट्रो स्टेशन दिल्ली के अंदर था। सभी का जिसका भी दिल्ली में बायोमेट्रिक होता है वो शिवाजी मेट्रो स्टेशन के अंदर ही होता है। तो वहाँ पे मेरा बायोमेट्रिक था। बायोमेट्रिक के लिए आपका जो DS-160 होता है उसके अंदर स्टैंप लगाते हैं, एक आपके फिंगरप्रिंट लेते हैं और एक आपकी फ़ोटो लेते हैं वहाँ पे, एंड एक पासपोर्ट के पीछे एक छोटी सी स्टैंप लगाते हैं आपकी, ताकि वो स्कैन कर सके जब आप अंदर जाते हो इंटरव्यू के लिए। सो आपको इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहिए उसकी बात करते हैं। तो एक आपका जो DS-160 फॉर्म होता है जिसमें आपका बेसिकली टोटल आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी फैमिली के बारे में, मतलब हर एक चीज़ के बारे में आपका लिखा होता है कि आप क्या हो, कहाँ से हो, क्या चीज़ें आपके साथ हैं, आप फैमिली में कौन है, और हर चीज़ के बारे में मतलब बात करें तो कि भाई आपके साथ क्या क्या चीज़ें हैं, फैमिली में कौन कौन है, और एजुकेशन में आपने क्या किया है, कि स्टडी के लिए आप जा रहे हो। तो अपने DS-160 आपको बिल्कुल ध्यान से भरना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो आपको यूएस तक झेलनी पड़ेगी आगे यूनिवर्सिटीज़ में भी। सो उसको थोड़ा सा ध्यान से भरो जो आप DS-160 फील कर रहे हो। तो भाई अभी हम बात करेंगे कि जब आप F1 वीज़ा के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने होते हैं। तो बेसिकली आपका पासपोर्ट तो होना ही चाहिए, साथ में आपका DS-160 फॉर्म होता है वो आपको साथ में लेके जाना है, सर्विस फीस कंफर्मेशन होता है वो आपको साथ में लेके जाना है, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन है वो आपको साथ में लेके जाना है,
एंड आपका जो I-20 है वो आपको साथ में लेके जानी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट है 5, एक सर्विस फीस हो गया, एक आपका I-20 हो गया, एक पासपोर्ट हो गया आपका, एक DSC 160 फॉर्म हो गया, एक अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन हो गया। तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए और आप एक फाइल साथ में कैरी कर सकते हो सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो वो भी एक अच्छी लुक देता है आपको। और भाई एक क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है कि भाई इंटरव्यू में आप क्या पहन के जाएं, फॉर्मल्स पहनने या कैजुअल कोई भी ड्रेस पहन जाएं। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी तो आपको फॉर्मल्स पहन के जाने चाहिए भाई, क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस आता है आपका फॉर्मल्स पहन के, बिल्कुल आता है। और एक ड्रेसिंग सेंस भी भाई बहुत मेन रोल प्ले करता है इंटरव्यू के अंदर। वैसे तो भाई कहते हैं कि भाई कपड़ा से किसी को जज नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ ये बात भी है, लेकिन आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो और भाई एक अगर थोड़ा सा एफर्ट्स कर लो भी इसमें चाहता है कि अगर हमारा इंटरव्यू क्रैक हो जाए तो आप मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप फॉर्मल्स पहन के जाओ। मैं भी फॉर्मल्स ही पहन के गया था, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, और बेसिकली जितना सिंपल हो गया आप उतना अच्छा है। मैं तो सिंपल ही रहते हैं भाई हम तो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट और नीचे अपनी जो वैली थी वो एंड स्पेक्स मेरे, बस ये मैं पहन के गया था वहाँ पे। और बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं, वॉच वगैरह कुछ भी नहीं मैं अंदर डाल के गया, और लेके जाने भी नहीं देते, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बाहर निकाल भी लेते हैं, बट मैं कुछ नहीं पहन के गया था। सो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अगर आपका फॉर्मल्स पहन के कॉन्फिडेंस आ रहा है तो भाई जरूर पहन के आओ। मेरा तो आता है तो इसलिए मैं पहन के गया था। एक फेस के ऊपर थोड़ी सी स्माइल रखो, और आपके जो आई कांटेक्ट होता है वो भी बहुत मैटर करता है। तो कभी भी जब आप आंसर देते हो किसी को, जैसे उन्होंने कुछ भी क्वेश्चन पूछा आपसे, तो अगर आप ऐसे देख रहे हो आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ, आपसे अच्छा भी आंसर दे रहे हो, बट वहाँ पे क्या होता है कि आप ना वो नेगेटिव सेंस लेते हैं कि जब आप उनसे आंखें चुरा के कहीं और देख के बातें कर रहे हो, तो हमेशा फोकस कहाँ पे रखनी है, सामने रखनी है जब आप उनसे बातें कर रहे हो। तो जाते हैं उनको अच्छे से विश करो, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी टाइम हो रखा है। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा था आपको। तो मेरा सुबह का इंटरव्यू था, सुबह 8 बजे का। तो मैम पहुंच गए थे 6:30 के आसपास, हम वहाँ पे पहुंच गए थे। तो मैं तो आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आधा एक घंटा पहले वहाँ पे पहुँच जाओ, टाइम से पहले पहुँच जाओ। वो इतना इंपॉर्टेंट डे है आपकी लाइफ का। वही बात है, लाइफ बन जाएगी आपकी अगर इंटरव्यू आपका क्लियर हो गया तो एक अच्छा करियर बन जाएगा। तो आप टाइम से पहुँचो वहाँ पे। एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे हमें वहाँ पे दिखाई दिए भाई, इतने सारे बालक आ रहे थे। मैं हमने तो सोचा हरियाणा में बता रहा हूँ मैं, हमें ये लगा कि भाई इतने सारे बच्चे हुए, हमारा कहाँ सिलेक्शन होगा भाई, बच्चे इनको सारे 1000 भी नहीं लेने और बच्चे यहाँ पे इतने सारे आए हुए हैं। बट फिर भी एक अंदर कॉन्फिडेंस था भाई, ठीक है कुछ करके देखेंगे भाई, एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस मिलेगा भाई कैसे कैसे इंटरव्यू होता है। तो हमारा टाइम था 8 बजे, बट हमें उन्होंने एंटर किया 8:20 पे। एक मशीन सी लगी हुई थी, मशीन सी अंदर से निकाल रहे थे ताकि भी चेक कर सके कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है। तो फिर हम अंदर चले गए। कईयों को बाहर बिठा लेते हैं, चेयर्स होती हैं वहाँ पे जिनका वेटिंग एरिया होता है, तो जहाँ पे जिसका लेट इंटरव्यू होता है। बट हमारा तो पहले ही था, तो हमें तो सीधा ही अंदर लेके गए थे। अंदर हम जाते गए तो अंदर बिल्कुल शांति थी, कुछ भी नहीं थी, इतनी शांति साइलेंट थी कि एक घड़ी होती तो घड़ी की भी आवाज़ सुनाई थी, वहाँ पे कोई भी बोल नहीं रहा था। तो अंदर हमें 4 ऐसे लाइन बनी हुई थी, जैसे कि मंदिर में जाते हैं वहाँ पे लाइन बनी होती है। तो वहाँ पे हमें लगा दिया लाइन में कि भाई चलो यहाँ पे खड़े हो जाओ, आपकी जब टर्न आएगी तब स्टार्ट करेंगे। और तब तक वो लोग जो उनके काउंटर्स होते हैं वहाँ पे भी नहीं आए थे, तब तक स्टार्ट भी नहीं हुआ था इंटरव्यू होना। तो हम अंदर चले गए। और वही बात है, एक बात नर्वस होता है ये बच्चा जब अंदर जाते हैं, तो उस टाइम तो हम नर्वस हम भी थे भाई, चारों सबके चेहरों पे ना नर्वसनेस दिख रही थी। बट फिर भाई वही है, थोड़ी ट्रिक्स आपको यूज़ करनी चाहिए। क्या करो आप, आपके जो आगे पीछे हैं बच्चे जो खड़े हैं उनसे आप बात करना स्टार्ट करो, और हिंदी ना यूज़ करो वहाँ पे, सिर्फ इंग्लिश में बात करो। जितना भी आपको बोलना आता है उतना उनके साथ बात करो कि आप कहाँ से है, कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है, आपका फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, सेकंड टाइम इंटरव्यू है, यूएस में आप कौन से स्टेट में जा रहे हैं, जो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। बेसिकली क्वेश्चन पूछो ताकि आपकी जो नर्वसनेस है थोड़ी सी वो दूर हो जाए, हेजिटेशन होती है ना जो, वो दूर हो जाए। तो भाई हम भी ऐसे करते गए। आज हमारे आगे पीछे वाले जितने बच्चे थे, हमारी लाइन के साइड में जो बच्चे थे उनसे हम बात करते गए, यूनिवर्सिटीज़ पूछते गए कि आप कहाँ से आए हैं, क्या फर्स्ट टाइम इंटरव्यू आपका, सेकंड टाइम इंटरव्यू है, उन चीज़ों पे बात करते गए। उसके बाद भाई हम आगे चले गए। फिर वहाँ पे स्टार्ट हो गया था इंटरव्यू होना, और पहले जो लाइन गई थी उस लाइन का इंटरव्यू होना स्टार्ट हो गया। और भाई वहाँ पे ना 1 घंटा, मतलब कम से कम 1 घंटा हम लाइन में खड़े रहे, तो पैर वैसे दुखने लग जाते हैं 1 घंटा खड़े हो गए। तो फिर हम आगे चलते गए, वे लाइन आती रही। वहाँ पे काउंटर लग गए थे, सभी काउंटर ओपन हो गए थे, तो सभी ने इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया था। तो बेसिकली एक वहाँ पे आपका पर्सन होता है, जो मतलब एक लेडी होती है, एक जेंट्स होता है, वहाँ पे खड़े रहते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। वो बताते हैं कि यू नीड टू गो ऑन काउंटर नंबर 3, काउंटर नंबर 5, जितने भी वो बोलती हैं, तो उस काउंटर पे आपको जाना होता है और वहाँ पे फिर आपका इंटरव्यू होता है।
तो मेरे से पहले बहुत बच्चे थे, तो मतलब कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100-150 बच्चे थे मेरे से पहले। तो हम लाइन ऐसे बनी होती है, बिल्कुल ही पास पास में लाइन बनी होती है। तो भाई हमने सभी का देखा कि भाई कौन कौन से काउंटर पे जा रहा है और किन से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हमें अच्छे से सुनाई भी देता है और पता भी लगता है भाई किसको वीज़ा मिला है किसको नहीं। क्योंकि जिसको पासपोर्ट वापस मिल गया मतलब उनको वीज़ा नहीं मिला है, और जिनको पासपोर्ट नहीं मिला, जिनका पासपोर्ट उन्होंने रख लिया है तो उनको वीज़ा मिल गया है। तो एक दो बच्चा था जिनको वीज़ा वो मतलब पासपोर्ट रख भी रहे थे। बाकी नेगेटिव में हमने ज़्यादा देखा, 99% हमने ये देखा वहाँ पे कि वीज़ा नहीं मिल रहे थे स्टूडेंट्स को और वो रिजेक्ट ही कर रहे थे। तो वहाँ पे मैंने कई चीज़ें देखी जो मैंने नोटिस करी वहाँ पे, क्योंकि हम तो भाई एक्सपीरियंस लेने गए थे। तो मैंने तो ये चीज़ नोटिस करी कि स्टूडेंट बोल क्या रहा है, क्या वो आंसर दे रहा है, किस चीज़ पर उसको वीज़ा मिल रहा है, क्या चीज़ वो ऐसा देख रहे हैं जिस पर वो वीज़ा दे रहे हैं। तो बेसिकली जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसे लिख लेना कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो कभी भी रटा ना बोलो वहां पे जाके। कभी ना मतलब माइंड में क्या होता है, हमारे माइंड पे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे रटे होते हैं। वाई यूएसए, वाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, वाई यू वांट टू गो यूएस, मतलब वाई यू चूज दिस कंट्री, ऐसे 4-5 क्वेश्चन होते हैं। वो हर बंदा रटा होता है, मतलब बिल्कुल सबको पता होता है, कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि भी ये क्वेश्चन पूछेंगे आपको। तो आपको उनके ऐसे आंसर नहीं देने हैं। जैसे उन्होंने पूछने लगे कि भी वाई यू चूज यूएस, तो कई बच्चे क्या करेंगे, यूएस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्री, आई लाइक दिस कंट्री बिकॉज एजुकेशन सिस्टम इज टू गुड एंड आई लाइक डाइवर्सिटी एंड आई डोंट हैव एनी लैंग्वेज बैरियर सो दैट्स व्हाई आई चूज दिस यूनिवर्सिटी। तो ऐसा बोलेंगे। और कई बच्चे बोलने वाले ऐसे हैं, यूएस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्री एंड आई लाइक दिस कंट्री, द कंट्री इज टू गुड फॉर माई एजुकेशन एंड फॉर माई करियर सो दैट्स व्हाई आई चूज दिस यूनिवर्सिटी। बोला जो उन्होंने सेम चीज है, बट डिफरेंस कहाँ रह गया, एक थोड़ा कॉन्फिडेंस का रह गया, उसका स्लैंग का रह गया, एक उसका जो उतावलापन होता है ना जल्दी जल्दी बोलने का, एक उसका रह गया। डिफरेंस यहाँ पे रहता है। तो कभी भी जल्दबाजी ना करो, रिलैक्स होकर आंसर दो। और रिलैक्स आंसर कैसे देने, जैसे उनसे बातचीत करें आप वहाँ पे ना। ये चीज सोचो, मैंने ये चीज अभी एक और देखी, जो बच्चा वहाँ पे इंटरव्यू समझ के गया है उनके क्रैक बहुत ही कम हो रहे हैं, और जो बच्चा समझ गया कि सब डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं और 1-2 क्वेश्चन की बातचीत करेंगे, वो बातचीत करनी है उनके साथ में, उनके क्वेश्चन ज्यादा इंटरव्यू क्रैक हुए हैं। तो ये चीजें माइंड में लेके चलो कि भाई इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल बातचीत है, उसके लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो भाई आगे लाइन चलती गई और बारी आती गई सभी की। तो भाई वहाँ पे ना एक ट्रिक आप यूज कर सकते हो कि आप सभी के जो जितने भी चैम्बर्स हैं सभी में ध्यान से देखो कि भाई कौन वीजा दे रहा है, कौन वीजा वो कर रहा है, डिनाई कर रहा है। तो ये चीज आप साथ में देखते जाओ। तो भाई हमने भी ये चीज देखी कि भाई हाँ काउंटर नंबर 12 है, वहाँ पे वीजा के चांसेस थोड़े अच्छे हैं, और काउंटर नंबर 17 है, वहाँ पे वीजा बिल्कुल भी नहीं दे रही है। तो ये चीज आपको भी नोटिस करनी चाहिए कि भाई क्या चीज आपके लिए बेस्ट, क्योंकि भाई मौका एक बार मिला है, 2 बार मिल जाए, 3 बार, तो मतलब क्यों खोना अपना मौका। अगर आपको मिला है तो उसमें जितनी भी साम दाम दंड भी जितना भी कर सको अपना इंटरव्यू निकालो, उसके लिए जितना भी बन सके उतना करो। तो आगे चला गया मैं लाइन में, और आगे जाके हमने देखा कि भाई इंटरव्यू 12 नंबर पे मिल रहे हैं वीजा, तो बट 12 नंबर काउंटर पे मिल रहे हैं, बट मेरे को उन्होंने बोल दिया कि यू नीड टू गो ऑन काउंटर नंबर 17 कि 17 पे मौका भाई लग गया भाई। अब की बार तो 17 पे भेज दिया, मौका होगा ही नहीं, मौका कहीं से भी वो नहीं है, मतलब ऑप्शन नहीं है मौका, क्योंकि ये तो नेगेटिव ही बहुत जा रहे थे, कितना अच्छा आंसर दे लेना। तो मैंने क्या ट्रिक यूज किया, क्योंकि लाइन में होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे बने होते हैं, तो मैं 12 पे जाके रुका लाइन में, मैं आगे गया ही नहीं। बट मैं 1 मिनट खड़ा होता तभी उसने नोटिस कर लिया, कहती नो यू नीड टू गो ऑन 17, व्हाई यू हैव स्टैंडिंग हियर, कि भी आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं, 17 पे जाओ। तो मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने उसके बाद बोला कि आई वांट सम वाटर, कैन यू प्लीज गिव मी एंड वेयर इज द वाटर, कैन यू प्लीज टेल मी। तो उसने बताया कि हाँ वहाँ पे पानी है, तो वहाँ पे आप जाके अपना पानी पी सकते हो। तो मैं पानी पी के आया, तो वहाँ पे चेयर्स रखी होती है, मैं 5 मिनट वहाँ पे बैठ गया। मगर भाई तो 17 की लाइन में लगा दिया तो पंगा हो जाएगा, अगर मेहनत भी करके आए हैं और भाई सोचा भी है कि भाई हाँ इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए। सो अब क्या करें। तो उसके बाद भाई 2 मिनट में वहाँ पे रिलैक्स हुआ, बैठा मैं आराम से चेयर पे। तो मैंने देखा कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ पे और वीज़ा मिल रही है। तो एक चीज़ और जहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखो जब आप एंटर हो जाते हो ना, और जब तक आपका वीज़ा इंटरव्यू नहीं हो जाता, जब तक माइंड में कोई नेगेटिविटी ना ले गया हो कि मेरा वीज़ा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। दूसरे बच्चों को देख के खुद से कंपैरिजन मत करो कि लोग इतने स्मार्ट हैं, ये लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, मैं नहीं हूँ, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों का इंटरव्यू क्लियर होते देखा जो बोलते बिल्कुल आराम आराम से हैं, ठीक है। तो उसका सिर्फ रीजन 2 ही 3 होते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसे, आपका कम्युनिकेशन का लेवल कैसा, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आपका स्लैंग कैसा है, आपका आई कॉन्टैक्ट है या नहीं है,
बंदे के सामने कॉन्फिडेंस आपके अंदर है या नहीं है, जो आप बात कर रहे हो उसमें क्लैरिटी है या नहीं है, और जो आपने आंसर दिया वो जेन्युइन है या नहीं है, और वो जेन्युइन भी नहीं है तो आपने कितना उसको सही जेन्युइन बनाया है, कितना आप उसमें झूठ दिखा रहे हो। तो ये चीजें मैटर करती हैं। अगर आप झूठ भी बोल रहे हो ना तो वो मैटर नहीं करता, झूठ कितने अच्छे तरीके से बोल रहे हो वो मैटर करता है। तो यहाँ पे आप झूठ भी बोल सकते हो भाई, लेकिन जरूरी नहीं है झूठ बोलो, आप रियलिटी बताओ। बट कुछ झूठ बोलने से अगर किसी का कोई फायदा हो रहा है तो भाई बोल दो, उसमें दिक्कत भी क्या है, ठीक है। तो उसके बाद मेरा आगे मैं वेट करके दोबारा से वो बोले कि भाई ना व्हेन यू वांट टू गो एंड यू वांट टू टेक रेस्ट और वांट टू गो ऑनलाइन। फिर मैंने बोला कि यस आई वांट टू ज्वाइन, कि मैं जाना चाहता हूँ। फिर उसने मेरे को 17 पे नहीं भेजा, कहती नो 17 इज फुल नाउ, यू नीड टू गो ऑन 21। और 21 पे भी सेम हाल था। तो वहाँ पे एक लेडीज थी, ब्लैक ही थी वो, और साउथ कोरिया से थी वो, हाँ शायद। तो उन्होंने वो भी सेम क्वेश्चन कर रही थी, वो किसी को इंटरव्यू मतलब सिलेक्शन नहीं दे रही थी, सभी को नेगेटिव जा रही थी वो, मतलब प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही -1 थी वीजा आने की वहाँ पे भी। फिर मेरे को लगा भाई चल ठीक है, जो होना होगा ठीक है। मैंने जो एक्सपीरियंस लेना था यहाँ पे वो मैंने ले ही लिया है कि भाई बच्चे कैसे इंटरव्यू अपना क्रैक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, क्या क्या चीज़ें मैटर नहीं करती है। बेसिकली हमारा पॉइंट वही था। तो मैं लाइन में लग गया। मेरे से आगे एक लड़का था, एक लड़की थी, एक लड़का था, दोनों यूएस, एक बिजनेस वीज़ा के लिए था, एक स्टडी वीज़ा के लिए था, दोनों को उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। तो भाई और ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई माइंड के अंदर कि भाई नहीं ये वीज़ा नहीं देगी, तो ये तो नेगेटिव ही करेगी। तो उसके बाद एक कपल था, उनकी एज 60+ थी उनकी एज, और वो जा रहे थे अमेरिका। उनके पास कनाडा की PR थी और वो अमेरिका जा रहे थे, अमेरिका का वो ले रहे थे, वो टूरिस्ट वीज़ा ले रहे थे 10 ईयर का। तो वो वहाँ पे गए आगे। तो उन्होंने उससे पूछा, तो उनको उसकी नीड थी ट्रांसलेटर की। तो ट्रांसलेटर तो था नहीं वहाँ पे उस टाइम पे, पता नहीं उन्होंने बुलाया नहीं। तो वो जो साउथ कोरिया की लड़की थी उसको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती थी। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं, तो मतलब ऐसे ऐसे हिंदी बोली उसने। तो बोला कि हम अपनी बेटी से मिलने जा रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी कनाडा की PR है, बट हम US का अपनी बेटी का लिए टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं। तो उसके लिए बात करी। तो उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे उससे और उन्होंने उसको वीज़ा दे दिया। तो उन्होंने उस को जो साउथ कोरिया की लड़की थी उसको बोला कि आई गिव यू अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, कि मैं आपको बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ कि आपने हमें वीज़ा दिया। तो वो लड़की खुश हो गई, इस चीज़ का पॉजिटिव रहा। तो उसके बाद मेरी बारी आ गई। तो वो पॉजिटिव थी, थोड़ी खुश थी, हैप्पी थी। तो भाई उसने मेरे को अच्छे से बोला कि भाई है गुड मॉर्निंग। मैं कहा यस गुड मॉर्निंग मैम। तो कहती हूँ उसका जो 4-5 क्वेश्चन उसने मुझसे पूछे वो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको। तो वही बात है, पॉजिटिव वे से आप गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे मतलब पॉजिटिव स्माइल है नहीं गुड मॉर्निंग मैम पॉजिटिव स्माइल रखनी है, सिर्फ गुड मॉर्निंग मैम। एक पॉजिटिव वे रखोगे ना जितना उतना बेस्ट है। थोड़ी सी स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए। तो उसका पहला क्वेश्चन था मेरे लिए कि भी आप कौन सी वीज़ा के लिए US जा रहे हो, कि फॉर विच वीज़ा यू वांट टू गो US। तो मैंने बोल दिया सिर्फ फॉर F1 वीज़ा। इसमें भी बच्चे रटा इतना कुछ बोल देंगे, ऑफिसर आई वांट टू गो US फॉर माय F1 वीज़ा बिकॉज आई वांट टू स्टडी इन US बिकॉज US इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री एंड इट इज़ माई ड्रीम कंट्री। तो मतलब इतना कुछ बोलने की नीड नहीं है भाई, जितना पूछा जाए उतना ही बोलो। जैसे उसने आपसे पूछा कि विच कंट्री यू हैव चूज, तो आपने बोल दो कि बीन आई चूज US। जस्ट बेसिक रखो, जितना सिंपल, जितना छोटा आंसर और सिंपल रखोगे उतना बेस्ट है। तो उसने पूछा था कि कौन सा आपका मतलब किस फील्ड से हो आप, F1 वीज़ा के लिए जा रहे हो या B1 B2 वीज़ा के लिए जा रहे हो, किस वीज़ा के लिए जा रहे हो, बिजनेस वीज़ा के लिए जा रहे हो। तो मैंने उनको बोल दिया था कि मैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, मैं स्टडी वीज़ा के लिए जा रहा हूँ। तो उसका सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ क्या था। तो बेसिकली भाई उसने मेरे से 5-6 क्वेश्चन पूछे थे, तो वो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो भाई पहला क्वेश्चन था उसका कि भाई आप कौन से वीज़ा के लिए जा रहे हो, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन था कि आपने US चूज़ क्यों किया अपनी स्टडी के लिए। तो बेसिकली भाई उसका आंसर भी आपके लिए बेस्ट है, कोई भी आप आंसर जो भी आपको बना है वो दे सकते हो। मैंने आंसर क्या दिया था कि भाई जो ऑस्ट्रेलिया है उसका जो मतलब जो टोटल प्रोसेस है वो काफ़ी लॉन्ग है, लेंथी है, और यूरोपियन कंट्रीज़ में मैं लैंग्वेज बैरियर वो फेस कर रहा हूँ, और जो UK है वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और कनाडा के अंदर जो असाइनमेंट सिस्टम है, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम इज़ टोटली असाइनमेंट बेस्ड है आपका जो एजुकेशन सिस्टम है। तो इसीलिए मैं इन कंट्रीज़ को चूज़ नहीं करना चाहता, तो इसीलिए मैंने US के लिए अप्लाई किया। तो मैंने तो ये बेसिक्स आंसर दिया था। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग या जो आपका इंटरव्यू है जो आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी वो आपको आंसर बताता है वो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद आपका उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन और पूछा था। उन्होंने पूछा था कि वाई यू चूज़ मेडिकल फील्ड, क्योंकि बेसिकली मैं ये चीज़ भी बता दूँ आपको, मैं यहाँ पे मास्टर के लिए आया हूँ। मैंने इंडिया से मेरी BSc कंप्लीट की है और नेक्स्ट स्टडी में यहाँ पे मास्टर करने के लिए आया हूँ मेडिकल फील्ड के अंदर। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने मेडिकल फील्ड क्यों चूज़ किया। तो उसमें मैंने ये चीज़ बोली थी कि भाई
मेरा स्टार्टिंग से साइंस में इंटरेस्ट था, तो मैं बायो में मेरी 10th में अच्छे परसेंटेज आए थे, तो मेरा इंटरेस्ट बना कि क्यों ना इसी फील्ड में आगे जाना चाहिए। तो आफ्टर 12th मैंने बीएससी नर्सिंग की, और आफ्टर दैट मैंने अप्लाई किया अपनी यूएस स्टडी वीज़ा के लिए। अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब वहाँ पे मैंने ये चीज़ बोली थी। तो उसने बोला, मैंने एक चीज़ और बोली थी कि मैंने एडिशनल में बायो के बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो मैंने किए हैं, और मेरे को इंटरेस्ट है बायो के अंदर, सो मैं इस फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, कि आप कितने सिबलिंग्स हो। तो एक क्वेश्चन भी है भाई, ये भी एक ट्रिक है, ये भी आप नोट कर लेना कि जब भी आपके सिबलिंग्स के बारे में पूछो तो मेरे अकॉर्डिंग आप सिर्फ एक बताओ। उसका सबका अपना अपना रीजन है, मैंने अपना रीजन खुद बनाया था। उसका ये था कि भाई अगर मैं ये बताता हूँ कि यस आई हैव 2 सिबलिंग्स, 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, तो वो क्या बोलेंगे कि भाई आपकी जो फैमिली है वो सिर्फ आपको ही इतना पैसा क्यों दे रही है बाहर जाने के लिए, और भी आपके भाई बहन हैं, उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट जितने पेमेंट थे वो सब आपके लिए दे दिया, उनको ले क्या देंगे फिर वो लोग। तो वहाँ पे क्वेश्चन उड़ जाता है। तो हमेशा ये बोलो कि यस आई एम द सिंगल चाइल्ड ऑफ माय फैमिली एंड माय फैमिली स्पॉन्सरिंग मी, मतलब माय पेरेंट्स स्पॉन्सरिंग मी, जो भी आपको बोलना है। तो सिंगल चाइल्ड ही वहाँ पे शो करो। मैं तो सिंगल चाइल्ड ही बोल के आया था, सिंगल चाइल्ड हूँ नहीं मैं, लेकिन मैं बोल के आया था। सो थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि हु इज स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन, कि आपकी एजुकेशन वो किसने स्पॉन्सर की थी। तो मैंने सिंपल सा आंसर था। तो इसमें भी लोग बड़े बड़े आंसर देते हैं, मतलब बच्चे बड़े बड़े आंसर बताते हैं कि यस माय फैमिली स्पॉन्सरिंग माय एजुकेशन, माय फादर इज अ गवर्नमेंट टीचर, माय मदर इज, जो भी है उनका, और वो ये लोग करते हैं, उनका बिजनेस है और इसलिए वो मेरे को पढ़ाना चाहते हैं। नो, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ हु इज स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन, माय मदर इज स्पॉन्सरिंग माय एजुकेशन एंड ही इज अ गवर्नमेंट टीचर। बस 2 लाइन में मैंने बोला था और मैंने कुछ भी नहीं बोला था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको कि डू यू वांट टू डू वर्क वाइल स्टडिंग इन द यूएस, कि जब आप यूएस में पढ़ रहे हो साथ में आप काम करना पसंद करोगे या नहीं। तो भाई टू बी ऑनेस्ट सबको पता है कि भाई काम सब करना पसंद करेंगे। मैंने तो ये बोला था कि देखो मेरा मेनली जो मेडिकल फील्ड है, तो मेरा मेनली फोकस रहेगा अपनी स्टडी के ऊपर, क्योंकि भाई मेडिकल इतनी आसान भी नहीं होती है। बट जब मेरे वेकेशंस हो गए और जब मेरे पास टाइम होगा कि हाँ मैं इस टाइम पे फ्री हूँ और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वर्क करने की, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कुछ काम करने का, ताकि मैं कुछ अर्निंग कर सकूँ अपने जो वेकेशंस हैं उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो जेन्युइन आंसर आप ये दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा था मेरे से कि वट योर प्लान्स आफ्टर योर मास्टर, की जब आपकी मास्टर कंप्लीट हो जाएगी, मास्टर इन मेडिकल आपकी जब कंप्लीट, मास्टर इन बायोलॉजी आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका क्या प्लान्स है। तो भाई वो क्वेश्चन सारा मैंने बनाया हुआ था, मेरा कोई प्लान नहीं था उससे रिलेटेड कि मैं कुछ कहूँगा कि मैं आगे इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं मेरी होम कंट्री में वापस आऊँगा, यहाँ पे मैं अपना एक खुद का हॉस्पिटल करना चाहता हूँ और एक ग्रेट एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, या एक टीचर बनना चाहता हूँ बायोलॉजी के फील्ड में, आगे बच्चों को इस चीज़ के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। तो ये सारा अपनी तरफ से जो भी आपका कोर्स है उसमें आप देख सकते हो कि मेरे फ्यूचर में क्या बढ़िया स्कोप है इसके अंदर, उससे रिलेटेड भी आप आगे बता सकते हो। तो मैंने तो भाई ये बता के आया था कि भाई मैं ऐसे ऐसे इस फील्ड में दोबारा से मेरी होम कंट्री में आके आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। बट होम कंट्री नहीं आएंगे, नहीं भैया आएंगे, जरूर आएंगे, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आगे है व्हाई यू वांट टू लीव योर मॉम। एक क्वेश्चन उनका ये भी था कि भी आप अपनी मदर को यहाँ पे क्यों अकेला छोड़ना चाहते हैं, अपने साथ क्यों नहीं लेके जाना चाहते, या उनके पास क्यों नहीं रहना चाहते। तो मैंने बोला था कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 to 3 years, कि जब मेरी मदर को यहाँ पे रहना पड़ेगा उसके बाद तो मैं उनके पास ही वापस आ जाऊँगा, और इतने टाइम में भी जब भी उनको मेरी नीड होगी मैं यहाँ पे आता जाता रहूँगा। एंड जब उनका मन होगा मेरे से मिलने का तो मैं उनको स्पॉन्सर भी कर सकता हूँ आगे यहाँ पे आने के लिए। तो उन्होंने बोला था कि अपनी मदर को फिर कब बुलाना पसंद करोगे। तो मैंने बोला था कि मेरे अकॉर्डिंग तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी पहले स्टडी कंप्लीट करूँ और एक इतना कैपेबल हो जाऊँ कि वो अगर यहाँ पे आते हैं उनको आराम से चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। बट अगर वो पहले आना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 1 साल बाद स्पॉन्सर कर देंगे। तो वो भी सिर्फ स्माइल किया था उन्होंने कि भाई हाँ चलो अच्छी बात है कि आप अगर अपनी मदर को बुलाना चाहते हो। तो भी ये कुछ 5 से 6 क्वेश्चन थे जो उन्होंने मेरे से पूछा था कि, और बाकी उन्होंने मेरे से एक चीज़ और पूछी थी कि आपका यूनिवर्सिटी का एड्रेस बताओ कि व्हाट्स योर यूनिवर्सिटी एड्रेस, वेयर इज यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड। तो जो आपकी I-20 होती है बेसिकली उस पर आपका यूनिवर्सिटी का एड्रेस, यूनिवर्सिटी कौन सी, आपका प्रोफेसर कौन सा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो भाई जो I-20 है उसको तो रट के पी जाएगा, बिल्कुल उसको रट के जाना अच्छे से कि आपका प्रोफेसर कौन है, कौन आपको वहाँ पे जाते ही मिलेगा, एंड आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है, और आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की रैंक क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान करनी चाहिए उस टाइम जब आप जाते हो, मतलब माइंड में होनी चाहिए, हमारे माइंड में ये चीज़ें।
कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। और वहाँ पे आपके सोशल मीडिया की आईडी मांगते, तो भाई कभी भी सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ पोस्ट मत करना, यूएस आने के बाद भी और इंटरव्यू क्रैक होने के बाद भी, जिस चीज़ का आपको बाद में पछतावा हो कि भाई ये चीज़ मैंने गलत बोल दी। यहाँ पे हमारा तो वीज़ा आ चुका है, हम तो यहाँ पे आ चुके हैं, फिर भी मैं रियलिटी बता रहा हूँ जो मैंने वहाँ पे क्या, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कभी भी ऐसे कुछ मत, जॉब से रिलेटेड या कुछ काम से रिलेटेड या कोई आपका यूएस में लिंक है, इससे रिलेटेड कुछ भी अपने फोन में मत रखना और सोशल मीडिया पे मत दिखाना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, इसलिए आपकी आईडी मांगी जाती है DS-160 के साथ में, ताकि वो चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर सके कि आप कहाँ हो, क्या करते हो, कैसे हो, किस जहाँ पे रीच कर रहे हो, क्या चीज़ें, हर एक चीज़ पे आपका ध्यान रखा जाता है। इतनी एम्बेसी इतनी वो स्ट्रॉन्ग है कि हर एक चीज़ पे आपकी कमांड करती है वो। तो इसी वीडियो को हम यही करते हैं एंड। और भाई वीडियो कैसे लगे आप लोगों में सजेस्ट जरूर करना, और आगे किस टॉपिक आपके लिए वीडियो बनानी है तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे। तो भाई उसके बाद मैं मेरा बताता हूँ, मैं अंदर चला गया था तो मैंने इन क्वेश्चंस के अपने आंसर दिए थे। तो उसके बाद भाई उसने मेरा पासपोर्ट, तो वो पहले ही ले लेते हैं, तो उसने अपना पासपोर्ट रख लिया था। उसने बोल दिया था कंग्रेचुलेशन आई ग्रांट योर वीज़ा, तो उसने चीज़ बोल दी थी। भाई मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं लगता कि हाँ क्रैक हो गया सच में, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हो गई थी, पता नहीं क्या ही जीत लिया, क्योंकि उस टाइम पे तो क्रैक होना ही इतनी बड़ी खुशी थी ना, मतलब। और जब फैमिली आपका बाहर वेट कर रही हो और अंदर से मतलब आपका जब एक खुशी जाए ना, मतलब बंदा, क्योंकि सब कोने के बाहर एक नर्वसनेस होती है। क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर बता रहे थे, कहता जब बाहर बच्चे आ रहे थे सबके मुंह लटके हुए थे, कोई रो रहा था, कोई कुछ, तो हम उनको इतनी टेंशन हो रही थी, पता नहीं उसके साथ क्या रहेगा, क्या इंटरव्यू होगा, क्या पूछेंगे, क्रैक होगा या नहीं होगा। तो जब भाई मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ तो मुझे नहीं पता मैं कैसे, उतनी बड़ी लंबी एम्बेसी थी, कब उसे पार करके मैं बाहर आ गया। बाहर आते ही बस मैं तो ऐसे हाथ उठा रहा हूँ कि बस जीत लाया, मैं तो सबको पता नहीं क्या जीत लिया हमने। तो वो भी बिल्कुल खुशी और पागल हो गए थे सारे, मतलब फैमिली के चेहरे में बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो भाई ये भी एक कहते हैं ना प्राउड मोमेंट्स होता है, जब आपकी वजह से आपकी फैमिली खुश हो। तो बहुत, मतलब मैंने घर पे कॉल किया मेरी मदर के पास में, उनको भी बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया इंटरव्यू क्लियर। मेरे ब्रदर थे जिन्होंने मेरी हेल्प की थी इंटरव्यू में, और मतलब वीज़ा के लिए जो प्रोसेसिंग में, तो उनको भी हमने बताया, तो वो भी काफ़ी खुश थे। तो भाई मेरा 15 जुलाई को मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था और मैं 9 जुलाई को यूएस में था। सब कितने दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद मैं यूएस आ गया था। मतलब इतना इजी प्रोसेस होता है, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं होता है। यूएस का भाई बहुत इजी है। हाँ एक चीज़ और, आपके एक्सपेंस की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि एक्सपेंस कितना लग जाता है। तो भाई रियलिटी जो जेन्युइन बात है ना, अगर आप आफ्टर 12th आ रहे हो ना, 7 से 8 लाख में 6 महीने की फीस भर के भी आपका काम आराम से बन जाता है। आफ्टर मास्टर के लिए आ रहे हो तो भाई 12 से 13 लाख में आपका काम आराम से बन जाता है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन से वीज़ा पे आ रहे हो और मतलब किस स्ट्रीम से आ रहे हो। कि यूनिवर्सिटीज़ की फीस ज़्यादा होती है कि इसकी कम होती है। एक चीज़ और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूएस में अगर आपको स्टडी वीज़ा मिल गया और यूएस में आ गए तो कम फीस में भी आप यहाँ पे कैसे पढ़ाई कर सकते हो। और जहाँ पे बच्चे 60 लाख भर के अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, वही आप 15 लाख में कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो भाई 15 और 60 का तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वो आपके लिए बेस्ट कैसे है। सो ये वीडियो भाई यहीं तक थी, मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो भाई थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को देखा। एंड आगे भी आपके बारे में ऐसे ही कोई वीडियो हम बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे यूएस से रिलेटेड कि कैसे आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। और आप अपने एजेंट से प्रैक्टिस करो, वहाँ से अपना कॉन्टैक्ट करो। अगर आपके पास कोई एजेंट नहीं है और आपको मतलब कोई गाइड नहीं कर रहा इस टाइम पे, तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपकी हेल्प करेंगे वीज़ा प्रोसेसिंग में। एंड चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए चैनल बनाया है और आपको ही हम सारी वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अच्छे से चीज़ें बना सकें। आज भी मैं कॉलेज से आया हूँ, आते मैंने आपके लिए पहले वीडियो बनाई है कि भाई काफ़ी दिन से बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि भाई यूएस वीज़ा के लिए इंटरव्यू की प्रैक्टिस कैसे करें, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या वहाँ का एक्सपीरियंस होता है। तो भाई मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो 99% मैं कहता हूँ का वीज़ा आ ही जाएगा। क्या क्या चीज़ें हैं मैं दोबारा से थोड़ा सा और बता देता हूँ। आपने पर्सनैलिटी का ध्यान रखो, आप कौन सी ड्रेसिंग सेंस डाल रहे हो, मतलब ड्रेसिंग सेंस का अपना थोड़ा सा ध्यान रखो। आई कांटेक्ट होना चाहिए, थोड़ी सी स्माइल आपके फेस के ऊपर होनी चाहिए, जेन्युइन आपका आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा आंसर बोलो और क्लैरिटी से बोल लो, कॉन्फिडेंस रखो, आई कांटेक्ट हो आपका वहाँ पे, ठीक है। एंड लाइन का भी बताया, वो भी कभी यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, उनके वीज़ा निकलते भी हैं कि जिस लाइन में भी आपको लगे ना कि भाई हाँ इसमें वीज़ा आ रहे हो, उसमें घुस जाया करो, वीज़ा निकल जाता है, ठीक है। एंड
प्रैक्टिस रखो, पॉजिटिव रहो, जितना पॉजिटिव होगी उतना बढ़िया। कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि 100 बंदे भी खड़े हैं ना, 100 बंदों के सामने भी बोल सको। अगर आपके पास ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट है ना, और आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपके पास 100 बंदे सामने खड़े हो, आप वहाँ पे बोल सकते हो, तो आपका वीजा लेने से कोई नहीं रोक सकता, आप आराम से वीजा ले सकते हो। और अब अगर आप ऐसे पर्सन, इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन हो, तो भाई बेशरम बन जाओ। अगर वीजा लेना है तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर। तो इसी वीडियो को हम यही करते हैं एंड। और भाई वीडियो कैसे लगे आप लोगों में सजेस्ट जरूर करना, और आगे किस टॉपिक आपके लिए वीडियो बनानी है तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।